केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। करीब 85 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने साफ किया कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि बजट में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 3 आयुर्वेदिक संस्थान और कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने जैसे बड़े ऐलान किए गए हैं। वही सवाल यह है कि टैक्स में राहत नहीं मिलने के बावजूद ये बजट आम जनता, मरीजों और देश की कनेक्टिविटी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, इसी पर चर्चा भी हम करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो बजट में प्रावधान किए गए वो आने वाले साल तक क्या कुछ बदलाव देखने मिलेंगे उसके जरिए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उससे आपका तारुफ करा देते हैं। हम मनोज मीक जो कि अध्यक्ष क्रेडाइक हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मो और शशिकांत त्रिवेदी जी, अर्थशास्त्री और आर्थिक विशेषज्ञ, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मनोज जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। इस वक्त हम देख रहे हैं जो बजट पेश किया गया है बहुत ज्यादा खास और उम्मीदों भरा नहीं है। एक तरफ शेयर मार्केट भी डाउन गया है। शुरुआत की गई थी बायोफार्मा के साथ। बायोफार्मा को लेकर कहा गया कि 10,000 करोड़ इसमें इंडस्ट्री में डाले जा रहे हैं और वैसे ही सन फार्मा के शेयर्स एकदम से ऊपर चले गए और बहुत कुछ ऐसे बदलाव, चाहे जहाज जो बनाए गए, बताए गए जहाज के जो पार्ट्स बनाए जाएंगे अब वो समुद्री जहाज भारत में बनेंगे, ऐसी कितनी सारी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात की जा रही है। एक आम व्यापारी, एक जो बड़ा व्यापारी, छोटा उद्योगी कैसे देखे इस खास बजट को? देखिए, कुल मिला के तो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और अर्बन ग्रोथ पे फोकस दिखता है। आने वाले दिनों में जैसा इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है कि आने वाले समय में शहरों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। बजट स्पीच में भी जिस तरीके से रीजनल लेवल पे बजट का प्रावधान किया गया है 5,000 करोड़ पर रीजन का, वो भी एक नया कदम है और जो अर्बन सेक्टर है उसके इम्प्रूवमेंट पे फ़र्क डालेगा। वहीं से मैन्युफैक्चरिंग, वहीं से रोज़गार और आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी पे फोकस दिखता है काफ़ी, चाहे AI हो, सेमीकंडक्टर हो, क्योंकि उसमें हम अमेरिका, चाइना के बाद हमें निश्चित रूप से तीसरे नंबर पर बने रहना ज़रूरी है, बल्कि 1-2 के आसपास ही बने रहना पड़ेगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है इतना तेज़ है कि हम अगर उस तेज़ी से आगे नहीं बढ़े तो बहुत संभावना है कि हम और नंबरों में नीचे चले जाएं। बजट चूँकि अभी बजट स्पीच से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है स्पष्ट नहीं होती हैं। अभी माइक्रो डिटेल्स जब आ जाएंगे उसके बाद में इस बारे में और चर्चा करना मुझे लगता है कि ज़्यादा आसान होगा। कुल मिला के सरकार ने बजट में जो भी प्रावधान बढ़ाए हैं उसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो बढ़ेगी ही, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी स्पेंडिंग दिखती है और जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सरकार तेज़ी से काम करना चाहती है उसका फ़र्क भी आपको प्रोडक्शन से लेके और गवर्नेंस तक देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमी मजबूत होगी, कह सकते हैं। शहरीकरण पर जोर दिया गया है, बहुत सारी ऐसी चीजें। शशिकांत जी हमारे साथ जुड़े। शशिकांत जी, एक सबसे खास चीज जो फोकस की गई बायोफार्मा, उसके बाद कहा गया कि अब खनन कॉरिडोर बनाए जाएंगे और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। EAC के लिए 40,000 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। क्या कुछ इस बजट को समझे आम आदमी से जोड़कर, क्योंकि आम बजट कहा जाता है, लेकिन कितना खास उस आम व्यक्ति के लिए? ये अलग मैटर। बात दूसरी ये है कि ये जो आप कई बार रिपीट कर रहे हैं कि आम आदमी के लिए क्या है, और सभी चाहते हैं पूछना कि आम आदमी के लिए क्या है। तो ये जो बजट, जो सरकार का विजन है वो है 2047 की। 2047 में मैं लगभग बुढ़ा हो जाऊंगा, मनोज भाई भी हो जाएंगे, आप बाकी सब सफेद हो जाएंगे। तो उसके लिए बजट है, तो उसमें आगे क्या है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जी। कार्बन यूटिलाइजेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपया करेंगे। अगर मैं तो कैसे समझाऊं कि आम आदमी को क्या बेनिफिट देगा। अनाउंसमेंट बहुत बड़ा है, 20,000 करोड़ से बड़ा अमाउंट होता है। मतलब एक स्टेट की इनकम साल भर में नहीं होती, उतना है। तो इसका आम आदमी को क्या बेनिफिट है, कैसे समझाए इसको? तो ये 2045 में पता चलेगा कि कार्बन यूटिलाइजेशन का 20,000 करोड़ से क्या लेना देना। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की जो मंजूरी मिली है, तो क्या फायदा होगा ये 2045 में मालूम चलेगा। अभी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तो उसको बेचारे को बुकिंग ही नहीं मिल रही है। वो तो खड़ा रहता है लाइन में, 200 वेटिंग आती है, 400
500 आती है। तो ये जो बजट के अनाउंसमेंट्स है ना, एक्सीडेंट क्लेम पर जैसे TDS नहीं कटेगा, अब एक्सीडेंट का क्लेम कितने साल में पास होता है, अब 2047 में वो क्लेम करते ही से पास हो जाएगा, या हो सकता है एक्सीडेंट बाद में होगा, पहले क्लेम पास हो जाए। तो TDS नहीं कटेगा, उस समय TDS कितना कटेगा आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। तो ये जो बजट का जितने भी अनाउंसमेंट्स हैं, ये ज्यादातर मुझे लगता है किसी कंसल्टेंट जो एजेंसी होती है उन्होंने बनाए। ये आम आदमी के साथ बैठ करके बजट नहीं बनते इस तरह के अब आजकल सभी जगह। ये कोई पार्टी या पॉलिटिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एजेंसीज आजकल बजट बनाती है। तो वो सब लोग क्या है, सब चीजें डाउनलोड, रोटी भी लैपटॉप से डाउनलोड करना चाहते हैं। तो इसमें आम आदमी का प्रश्न अगर हम कुछ जैसे पत्रकार से पूछेंगे तो वो कुछ नहीं है, मैं उसको आज नहीं समझा पाऊंगा। 47 में आप पूछिए, मैं बताऊंगा कि आज से 20 साल पहले जो अनाउंसमेंट हुआ था या 30 साल पहले, तो उसके कारण से ये कार्बन नेट जीरो क्या है, कार्बन का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है और रिस्टोरेशन कैसे हो रहा है, और भारत के आम आदमी को 47 से क्या फायदा हो। तो शशिकांत जी, फिर इस समय आप आम बजट कहना बंद कर दूं आज से, खास बजट कहूं? बिल्कुल, मतलब नहीं, सरकार खुद कह रही है कि हमारा जो विकसित भारत का लक्ष्य है, दैट मीन्स अभी हम लोग विकसित नहीं है। 2047 में होंगे, आएगा 2047 में, 2047 में। अभी आपने टाई लगा ली है, उस समय हो सकता है स्टील की कोई ड्रेस पहने या कुछ हेलमेट वेलमेट टाइप का कुछ, रोबो हो सकता है आपकी जगह बैठे। AI का यूज मैं कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द AI, मैं करता हूँ मैं, और बहुत मतलब 4-5 साल से कर रहा हूँ AI का यूज। और तो अब AI में लोगों को, आम आदमी को क्या लेना देना है? अब आम आदमी है कौन, ये भी पता करना पड़ेगा कि आम आदमी कौन है। रामबती बाई, फूलबती बाई, धनबती बाई, ये लोग। शशिकांत जी, कैसा होना चाहिए आम आदमी का बजट, कैसा होना चाहिए था, क्या कुछ होना चाहिए था पहले? क्या आम आदमी के बजट आते थे जो अब ये खास दिख रहे हैं? देखिए, आम आदमी के होता वो ये रहता है कि कौन सी चीज सस्ती हो रही, बस उसको ये रहता है कि मुझे फोकट में, या जो चीज महंगी है, टमाटर के रेट 40 रुपए किलो ले रहा हूँ या 60 ले रहा हूँ, तो 5 रुपए सब होंगे। जब वो घबरा जाता है कि सोना अभी कल तक तो 1 लाख था या 50,000 था या 4,000 था या 2,000, अचानक से 5 लाख कहाँ से हो गए? तो वो बेचारा आम आदमी स्टंड है, उसकी समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। तो या शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको कोई मतलब नहीं, वो समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। तो वो आम आदमी को आजकल ढूंढना मुश्किल है, किधर है आम आदमी। आम आदमी अब 75 लाख का फ्लैट लेने वाला आम आदमी नहीं होता है। वो आम आदमी तो वो है जो मतलब उसको पता ही नहीं कि आपका बजट पेश हो गया। आप एक्चुअली आम आदमी से मिली, उसे मालूम ही नहीं रहता। 2047 के हिसाब से बजट है आपका जो कहना है। और चलिए, मैं सबसे पहले राय रविंद्र जी से भी ले लेता हूँ। रविंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर? कैसा ये बजट है, आम है या खास है? क्योंकि शशिकांत जी ने तो बोल दिया बहुत खास है, सीधे 47 की बात हो रही है। नहीं, जो इकोनॉमी की जो चैलेंजेस थे अभी जो इकोनॉमी के सामने, और जो इकोनॉमिक सर्वे में भी आया कि हमको यदि बनना है, विकसित भारत बनना है, तो हमारी जो वीकनेसेस है उनको दूर करना पड़ेगा। आप हमेशा कभी पॉपुलिस्ट बजट नहीं बना सकते हमेशा, है ना। ये कहा गया, इसकी आलोचना भी की गई है। इवन इकोनॉमिक सर्वे आप देखें तो जो कितनी जो फ्रीबीज की हैं राज्यों द्वारा दी जा रही हैं, उनको इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत क्रिटिसाइज किया है। तो क्योंकि यदि आप फ्रीबीज आप देंगे तो उसके बहुत सारे असर होते हैं। एक तो आप खर्च नहीं कर पाएंगे, या अच्छे कामों में नहीं, उत्पादक कार्य में नहीं खर्च कर पाएंगे। और दूसरा असर यह है कि यदि उनके राजस्व, उनके जो एक्सचेकर पे जो खर्चा होता है, आप जो लोन लेते हैं, आप जो ऋण लेते हैं, तो इससे जो कॉस्ट, जो ऋण की जो लागत है वो बढ़ती है। दूसरे जगह जो व्यापारी जो ऋण लेना चाहेगा उसकी लागत बढ़ेगी। तो जो घाटा है वो घाटा बहुत तरीके से जो है वो इकोनॉमी को प्रभावित करता है, प्राइवेट कॉर्पोरेट को प्रभावित करेगा, दूसरे लोगों को प्रभावित करेगा। तो इस बजट के अंदर जो बात कही गई है मेन रूप से कि किस प्रकार से हम, पहली जो 3 कर्तव्य में पहला बताया गया कि भाई ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, विकास करना है, और उसके साथ जो है आपको किस प्रकार से ग्रोथ को सस्टेन रखना है, कैसे उसको एक्सीलरेट करना है। उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग की बात की, बिना मैन्युफैक्चरिंग के आप नहीं बन सकते विकसित भारत। तो पूरा फोकस यदि आप देखेंगे इसमें, दो तीन जो बातें इसके अंदर खास निकल के आई हैं वो ये है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरा ऐसे सेक्टर्स स्पेसिफाई किए गए हैं जिसमें कि आपको कुछ रोजगार क्रिएट हो सकता है। या आप टूरिज्म की बात करें और दूसरी चर्चा करेंगे तो, और दूसरा जो इसमें बात, जो लोकल एस्पिरेशन की बात की गई है, दूसरा जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो इसमें प्रावधान किए गए हैं वो भी बहुत मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड है बजट। तो इन द मिड ऑफ द जो है आप कहें कि आपके कार्यकाल में ऐसे बजट की उम्मीद आप कर सकते हैं। इट्स नॉट द इलेक्शन टाइम कि, और मजबूरन सरकारों को जो है पॉपुलिस्ट बजट देना चाहता है, पर हमेशा पॉपुलिस्ट बजट
जो है इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये जो बजट है जिसमें कि अंदर एक ग्रोथ ओरिएंटेड है, दूसरा फिजिकल डिसिप्लिन को इसमें पालन किया गया है। फिजिकल डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल डिसिप्लिन। और ये दो बात इसमें कही गई इस डिसिप्लिन के अंदर। एक, क्योंकि आप फिजिकल डिसिप्लिन को सीधे पहले तो सिर्फ लिंक करते थे आप जो है फिजिकल डेफिसिट से करते थे। घाटा हमारा 4.23% इन्होंने टारगेट रखा इस साल का, पिछले साल के इन्होंने अचीव कर लिया। इस बात इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इस घाटे को, हमारा जो लोन बर्डन है, कितना हमने लोन है 56.4% या 55% है, वो कम करना है इनको, उसको कम करके लाना है, 31 तक कम करना है। जब ये लोन कंपोनेंट कम होगा तब आप जो है रेंट कम, जो है इंटरेस्ट कम दे पाएंगे, तब उन पैसे बचेंगे तो आप डेवलपमेंट पे खर्च कर पाएंगे। इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया। और खास चीज जो हमें देखने मिली लोगों से जब हम प्रतिक्रिया ले रहे थे इस बजट को लेकर आने से पहले, तो उनका एक कहना था स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम से कम चीजें जो बजट में बढ़ोतरी ना हो और उसमें राहत मिले। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कैंसर और जो शुगर की दवाइयां उनको सस्ते करने की बात की गई, और इससे ज्यादा भी अलग अलग प्रकार की जो गंभीर बीमारियां, उनकी जो महंगी दवाइयां होती थी, उनको सस्ता किया जाएगा। क्या कोई राहत हो सकती है किसी प्रकार से भारत जैसे सबसे बड़ी विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए? जो शिक्षा की बात है, शिक्षा की बात को अब सिर्फ शिक्षा पे एक्सपेंडिचर करके नहीं छोड़ा गया, उसको शिक्षा को सीधे लिंक किया जा रहा है स्किल से, प्रोडक्टिविटी से। हम ऐसी चीज बताएंगे, कुछ डिजाइनिंग संस्थान आ रहे हैं स्कूलों में, 1500 स्कूल हैं जहां पर कि आप ये जो ट्रेनिंग देंगे कि किस प्रकार से कंटेंट डिजाइन करना है, 500 कॉलेजेस में करना है। तो नाउ वी आर लिंकिंग एजुकेशन विद जो है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल एंड प्रोडक्टिविटी। सो इट्स नॉट जैसा आपका शिक्षा पे चल रहा था वैसा आप आगे जाके आप भारत नहीं बना सकते यदि आप यदि नहीं बनाएंगे, अपने देश स्किलिंग नहीं करेंगे। मनोज जी, ये बजट हम देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, अलग अलग जोन्स के लिए भी बहुत सारी चीज दी गई हैं। चाहे ये कहा जाता है कि एक साउथ में सबसे बड़ी चीज है कि हम देखते हैं साउथ के जो नारियल सप्लाई जो होती है, इस बार ये चुनावी बजट तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत खास ये बजट रह गया, लेकिन केरल हो गए, तमिलनाडु में चुनावी राज्य भी, और वहां पर नारियल संवर्धन योजना की शुरुआत की जा रही है। उन राज्यों को साधने की भी कोशिश, क्या ये माना जाए? नहीं, वो ठीक है। जो भी जिस भी राज्य में जो जिस चीज़ का प्रोडक्शन ठीक होता है, जिस चीज़ का उत्पादन या चाहे वो कृषि पे आधारित हो, चाहे वो कोस्टल एरिया का हो, उस पे आधारित इकोनॉमी को डेवलप किया ही जा रहा है और करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर रीजन को और हर प्रोडक्ट को बैलेंस करना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि बजट को अगर हम अभी जो तात्कालिक रूप से जितना हम देख पा रहे हैं उसको देखें तो सरकार के पास चॉइस नहीं है कि वो बिना गंभीरता के बजट बनाए और देश को हम आगे ले जा पाए। पूरी गंभीरता तो निश्चित रूप से अधिकारियों ने या जिनने भी तैयार किया है वो दिखाई होगी। इसके डिटेल आने में टाइम लगता है, इसके एनालिसिस करने में भी टाइम लगता है मुझे लगता है। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है, शशिकांत जी कह रहे हैं कि आम आदमी के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इससे क्या लाभ होगा। लेकिन जब व्यापक इसका असर आता है तब आम आदमी पे असर दिखता है। हालांकि आजकल एक चीज़ और है, महंगाई या बाकी चीज़ों से आम आदमी को बहुत आजकल कोई एजिटेशन देखा नहीं जाता, कोई उनको बहुत असर पड़ता नहीं है। हम पेट्रोल डीजल और ख़ास करके मध्य प्रदेश में बिजली हो या रजिस्ट्री का खर्चा हो, सब चीज़ें हाईएस्ट हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, चूँकि जनता बोलती नहीं तो सरकार भी बॉदर करती नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो है ही हैं। सरकार, जनता को जागरूक बहुत बनना पड़ेगा। असल में जो तबका है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो संभवतः उसको जो वित्तीय साक्षरता की कमी है तो वो ये सब चीज़ें समझ नहीं पाता है। तो इसको भी बढ़ाना ही पड़ेगा। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री जी ने AI की साक्षरता के लिए अभियान चलाया है, ऐसे ही इसको वित्तीय साक्षरता पे भी अभियान निश्चित रूप से चलाया जाना चाहिए, ताकि वो जाने तो हमारे लिए राष्ट्र में हो क्या रहा है या राज्य में क्या हो रहा है, बजट क्या कह रहा है हमारे लिए। आमतौर पे जो अगले दिन अखबारों में आता है उससे समझ लिया जाता है, जो जिसके हित की चीज़ें होती हैं वो पढ़ता है। शशिकांत जी, PM किसान सम्मान निधि किसानों की एक लिए जो योजना चालू की गई थी उनको कुछ राहत देने के लिए, तो उस सम्मान निधि में राशि बढ़ोतरी की एक मांग थी किसानों की। जो हम चर्चा करते थे तो प्रतिक्रिया उनकी सामने आती थी। ऐसा कुछ किया नहीं गया, लेकिन हाँ, किसानों को AI जनरेटेड चीज़ से जोड़ने की कोशिश और किसानों के लिए अब 20,000 लोन की जो शुरुआत की जा रही है, कुछ छोटी मोटी घोषणाएं, कैसे देखते हैं इनको? देखिए, क्या है कि ये बजट का जो मेन अनाउंसमेंट है वो ये है कि बेटर इंडिया, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन को हैंडल कर ले, ठीक है, इसके लिए है। अब किसान को 6,000 से 12 देना है, 12 से 18 देना है, ये हम 2007 से सुन रहे हैं, 2007 से, मतलब पुरानी सरकार भी यही करती रहती है।
चलती रहती है। अगर आप किसान का इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हो उधर दूसरी चीजों का उसका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है। मतलब अगर वो 1 क्विंटल गेहूं उगाता है तो उससे उसका 7,000 रुपये खर्च होता है, हो सकता है 8,000 होता हो, बाजार में उसको 3,000 4,000 मिलता है। तो वो लॉस में ना करके मनोज भाई के यहाँ बेच देता है अपनी जमीन को, ज्यादा दिन वो रख नहीं सकता। बुरा नहीं मानिएगा मनोज भाई, ऐसा मतलब मैंने बताया, आप मेरे मित्र हैं तो मैं आपका नाम ले सकता हूँ। तो जो बिल्डर है वो फटाफट वो जमीन को ले लेते हैं। अब बिल्डर क्या करते हैं कि वो भी अपना बायर देखते हैं, वो बायर लोन पर डिपेंडेंट, ठीक है सर। अब लोन उसी आदमी को मिलता है जिसकी इनकम हो। तो ये जब आप बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं 15 माला बिल्डिंग और वो बिकता नहीं है तो इनके सामने संकट खड़ा हो जाता है। अब सरकार इनको पैसा वो सम्मान निधि दे नहीं सकती, बिल्डर सम्मान निधि, क्योंकि इनके ऊपर टैग लगा है कि बहुत बड़े रईस आदमी, तो ये बेचारे मांग भी नहीं कर सकते, कहाँ जाए, चुपचाप जाके मांग करनी पड़ती, आंदोलन नहीं कर सकते, खुले में चिल्ला नहीं सकते। जरा इनसे आप पूछिए कितने यूनिट बिना बिके पड़े हुए हैं, पता करिए जरा, तो डेवलपमेंट फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। ये सम्मान निधि तो डायरेक्ट कनेक्शन शशिकांत जी बैठाया जाता है, डायरेक्ट कनेक्शन तो 2-2 हजार रुपए में 3 बार में दी जाती है किस्त, उससे बढ़ाने पर हम सोच रहे थे जोर दिया जाएगा। और एक चीज और कही जा रही है कि किसानों की आमदनी जो दोगुनी होगी 2022 का वादा था 2022 तक की जाएगी, अभी फिर से उसी फोकस है, लेकिन आमदनी दोगुनी हुई नहीं। आप जो कह रहे हैं इनपुट बढ़ जाती है। देखिए क्या बोल मैं कह रहा हूँ, अब बैंक को जब लोनर बायर से मिलेंगे, लोन लेने वालों बैंक कैसे चलेगा, तो उसके सामने संकट होता है। तो वो क्या करे, तो वो हड़ताल आंदोलन करके अपना स्ट्राइक करता रहता है और अगेन वो इम्पैक्ट फिर आता है काहे से महंगाई पर और वो फिर अगेन जाता है किसान पर। तो ये जो चेन स्कीम चल रही है कई सालों से, सरकारें कोई भी डजंट मैटर, तो एक सॉलिड अब हमें दिख रहा है कि विकसित क्यों हो जाएगा भारत 2047 में, सब किसान का इनकम डबल हो जाएगा, बिल्डर्स के मकान भी खूब बिकेंगे, बैंक भी बढ़िया चलेंगी एंड वी विल बी एबल टू हैंडल द ग्लोबल इकोनॉमी। दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव जो उसमें कहा गया है कि हमारा जो अप्स एंड डाउन है इकोनॉमी के पूरी दुनिया में। आम आदमी को जब ये हमने पूछा ना, जैसे पेट्रोल खरीदना है तो उसे तो ये देखना है, उसी बात से मतलब थोड़ी विशाल से खरीद रहे हो, वेनेजुएला का कि मंगल ग्रह से कहाँ से ला रहे हो, उसको तो ये देखना है कि पास के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पंप का क्या रेट है, दैट्स इट, गाड़ी चलेगी कि नहीं। अब अगर इसमें अनाउंसमेंट है कि हम इसको 2045 तक खुद ही बनाने लगेंगे, तब तक तो वो बेचारे की गाड़ी वाड़ी सब खत्म हो जाएगी, है ना। दैट इज एन ओवरऑल आउटलुक ऑफ द बजट। बजट को बहुत सारी चीजों से आप लिंक करेंगे, हमें पीछे सब छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना। वी हैव टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड द सेकंड एंड द टॉप इकोनॉमी। इनकम भले कुछ भी हो, है ना, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। यस, तो आपके पास डॉक्टर रविंद्र जी, ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए कि इलेक्ट्रॉनिक ईएमआई में भी 40,000 करोड़ रुपए निकाले गए। इसके साथ जो सेमीकंडक्टर में 40,000 करोड़, तो एक बड़ा जो बजट एलोकेशन है वो इन 2 सेक्टर में किया गया है। और एक तरह से हम देखें तो इनमें कैसे बूस्ट मिलेगा और आने वाले समय भारत के लिए क्या कुछ खास टेक्नोलॉजीज हैं, यदि आप देश उसमें आगे नहीं बढ़ेगा तो आप दुनिया में पीछे रह जाएंगे। तो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे एआई है, चाहे रेयर अर्थ है, इन सारी चीजों पर जो किया गया है बजट में, इट्स ए वेलकम स्टेप। ये आपको करना पड़ेगा बिकॉज योर मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत स्टैग्नेंट है, आपका 15 से 70% पे स्टैग्नेंट है मैन्युफैक्चरिंग। इसको आप जब तक जीडीपी के 25% पे नहीं ले जाएंगे तो यू कैन नॉट बिकेम ए डेवलप्ड कंट्री, आप नहीं बन सकते। तो मैन्युफैक्चरिंग को है, और इस बजट में देखिए कि जहां पे जो सेक्टर प्रभावित हुए थे, जैसे यूएस टैरिफ से प्रभावित हुआ था हमारा जो है टेक्सटाइल जो प्रभावित हुआ है, उसके लिए ये अलग बात है कि अभी ईओ से हमारा FTA हुआ है, पर टेक्सटाइल के लिए टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात है, लेदर के लिए है, ये बहुत टारगेटेड जो है। इसमें जो अभी जो समस्याएं थी इकोनॉमी के सामने, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल, इसको उस बजट में एड्रेस किया गया है। एक नजर से देखने से जरूर ये आपको लगेगा कि आज तो मुझे कुछ नहीं मिला, आम आदमी को आज कुछ नहीं मिला, उसको कुछ छूट चाहिए था, इनकम टैक्स में छूट चाहिए था। इसमें गुंजाइश भी नहीं थी क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन वैसे ही जीएसटी और इनकम टैक्स के बाद यदि इसका देखेंगे तो वो कम हुआ है, इस साल कम हुआ है रेवेन्यू कलेक्शन। जो हमारा बजट का टारगेट था टोटल रेवेन्यू, उसमें थोड़ा सा टोटल रेवेन्यू बढ़ा है, जो कि थोड़ा सा हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ गए, उसके कारण थोड़ा सा मैच हो। उसके बावजूद टोटल रेवेन्यू कलेक्शन हमारा बजट टारगेट से कम हुआ है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी का मैं देख रहा था अभी इनका ये। तो वहां पे लिमिटेशन थी, या तो आपको रेवेन्यू आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आज यार आपको जो है लोन लेना पड़ेगा, दो चीजें आपके पास है। तो इसके बीच में बैलेंस बना के आप कैसे ग्रोथ को पुशअप करेंगे, क्योंकि ग्रोथ को पुशअप करने से आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रहेगा। जब ग्रोथ ही नहीं होगी इकोनॉमी में तो कुछ भी नहीं हो सकता।
ना घर बिकेंगे, ना रोजगार होगा, ना कुछ नहीं होगा। तो जो फर्स्ट है इस ग्रोथ मोमेंटम को बनाना आने वाले समय के लिए जरूर खास हो सकता है, लेकिन अभी करंट में इसके दूरदर्शी परिणाम ही इसको आप समझिए, करंट में इसके ज्यादा कनेक्शन बैठ नहीं पा रहा है। और मनोज जी, मैं एक सवाल यहाँ करना चाह रहा था कि क्या हम रोजगार को लेकर बार बार सवाल उठाते हैं, ये जब भी बात होती है रोजगार के अवसर बढ़े, रोजगार के अवसर प्रतिदिन हर क्षेत्र में बढ़ते हैं, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग के क्षेत्र में भी नए रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, नया उद्योग स्थापित होता है। इस बजट के जरिए हम कैसे जोड़ें उसको, क्या कुछ बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि दूरदर्शी परिणाम तो जरूर देखने मिलेंगे। नहीं, रोजगार के लिए सबसे पहले तो हमें अपने स्किलिंग का सेट बदलना पड़ेगा। जो स्किलिंग अभी तक होती थी उससे बहुत अलग तरह के स्किल्स की ज़रूरत है अब रोजगारों के लिए। जैसे ये एडवांस टेक्नोलॉजीज आगे आ रही हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, या ये सेमीकंडक्टर जैसे जो प्रोडक्ट बनाने हो, आपको उसके लिए पहले तैयार होना पड़ेगा। हमारे यहाँ स्किल इंडिया एक प्रोग्राम चलाया गया था, मुझे नहीं मालूम वो कितना सफल हुआ, लेकिन जैसा अभी फ्रीबीज की बात हो रही थी, ये अल्टीमेटली हमारी जनरेशन को स्किल करने की बजाय उन्हें और आराम तलब बना रही। इससे तो कोई बहुत हम प्रोडक्शन बढ़ाने की स्थिति में आएंगे नहीं, तो हमें उनको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की तरफ काम करना पड़ेगा। और अगर हमको चाइना से कम्पीट करना है तो उनका जो प्रोडक्शन लेवल है उस पर आने के लिए तो हमें लगता है वर्षों लग जाएंगे, क्योंकि वो माइंडसेट ही हमारा। उद्योगपति और व्यापारियों से बात हुई मनोज जी, वो कहते हैं कि हमें लेबर नहीं मिल रही है, लेबर कॉस्ट, क्योंकि सरकार उन्हें सब सुविधा मुहैया करा रही है, लेकिन हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेबर चाहते हैं, लेकिन वो मिल नहीं रही है। नहीं है ना, लेकिन ये इशू भी, जैसे ये AI और एडवांस होगा, रोबोटिक्स एडवांस होगा, लेबर्स के काम भी जब रोबोट्स करने लगेंगे तो फिर उनके लिए ही संकट है। उनको नए स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। अगर वो आज काम नहीं कर रहे हैं, नया स्किल नहीं सीख रहे हैं, तो कल उनको और परेशानी खड़ी होनी है। तो ये संकट तो है ही है लेबर्स का। हम तो अपने कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में आए दिन इसका संकट देखते हैं, फिर उसके नए तरीके भी ढूंढते हैं। अब रेडीमेड स्लैब्स आने लगे हैं, अब रेडी मिक्स आने लगा है, तो धीरे धीरे उसके तरीके भी निकलने लगते हैं जब आपको मैन पावर नहीं मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में हम अपने जो जितना भी यूथ है उसको अच्छे से उसको प्रशिक्षित करें और उसकी स्किलिंग और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं मालूम सरकार ने इस बार रिसर्च और इनोवेशन पे कितना पैसा दिया है। मिड सेशन में तो 1 लाख करोड़ रुपए अभी 2-3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था। सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगता है इस पर काम करने की है। अगर हमें जो ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो AI हो या क्वांटम कंप्यूटिंग हो, उस तरफ अगर काम करना है तो रिसर्च पे बहुत पैसा डालना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्वांटम कंप्यूटिंग आप देख रहे हैं कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ ही लाइन कर रही है, और वो आखिर में हमें ही उसको पोषित करना पड़ेगा, क्योंकि जो ज्ञान हमारे देश में है वो हमारे ही ऋषि मुनियों या जो बौद्धिक लोग हैं उनके पास में है। तो उसके लिए हम अगर अभी से तैयार नहीं होएंगे तो फिर वो दूसरे देश जैसे हमारे बहुत सारे जो आविष्कार थे वो उसका श्रेय लेते हैं, वही आगे भी होगा। तो इस तरह भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। चले शशिकांत जी, 3 ये आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित करने की बात की जा रही है। पहले एम्स पर फोकस हुआ करता था, देश में खूब एम्स स्थापित हुए हैं, क्या कुछ व्यवस्था है वो एक अलग विषय है। अब आयुर्वेदिक संस्थानों की स्थापना, 3 नए आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की जिक्र इस बजट में किया गया है। चलो, तो तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनोज जी, यही सवाल मेरा आपसे है, आयुर्वेद के ऊपर फोकस किया जा रहा है, 3 आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं देश के अंदर। पहले एम्स में बहुत फोकस था, देखा हमने, चले दिल्ली से शुरुआत हुई, फिर अलग अलग राज्यों में एम्स पहुंचाएगा, अब तो एक राज्य में 2 एम्स हैं। तो इससे बदलाव स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देखते हैं, बड़ी से बड़ी सुविधाएं, बड़े से बड़ा इलाज कम से कम रेट में ये एम्स में मिल रहा था। अब आयुर्वेद के ऊपर फोकस किया जा रहा है, 3 संस्थान खोले जा रहे हैं। आयुर्वेद भी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का ही एक चिकित्सा पद्धति है, और इसका विकास किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे एक अच्छा कदम है ये पूरे विश्व में। हाँ, निश्चित रूप से पूरे विश्व में जब से हम योग दिवस मनाने लगे हैं, योग का जैसे जैसे प्रचार हुआ है वैसे वैसे आयुर्वेदिक का भी इसके साथ में प्रचार हुआ है। अब वो एलोपैथी के दुष्प्रभाव जो है वो दुनिया जानने लगी है, और पोस्ट कोविड हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे विकार शरीर में पैदा हुए हैं जो जिनका निदान सिर्फ आयुर्वेद, होम्योपैथी जैसी जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं इस पे है।
तो इसके विकास की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा कदम है, इनको और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी जैसे जो कदम है वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा मेडिकल टूरिज्म भी ला सकते हैं। इस तरफ मुझे योगा लगता के है लिए भी जहाँ 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग की बात की जा रही है। जी निश्चित रूप से ये सब कंबाइन होके ये हमारा टूरिज्म ही बढ़ाते हैं। हर तरह के टूरिज्म के साथ में ये मेडिकल टूरिज्म भी एक बड़ा हिस्सा है हमारे इकनॉमी का, जो अब बढ़ रहा है। बहुत बाहर के लोग आके, विदेश के लोग आके हमारे यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेना सस्ता भी है चिकित्सकों की दृष्टि से भी और एकोमोडेशन की दृष्टि से भी। और मध्य प्रदेश जैसे जो राज्य हैं वो चूँकि फॉरेस्ट रिच हैं और ऑक्सी रिच जोन है, तो यहाँ पे नेचुरोपैथी और आयुर्वेद का बहुत बड़ा जो है वो काम हो सकता है। इस तरफ राज्य सरकारों को भी केंद्र से सहायता लेके फोकस करना चाहिए। जरूर, तो शहरीकरण पर तो फोकस है ही, लेकिन साथ ही साथ वेलनेस योगा हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो 3 आयुर्विज्ञान संस्थान पहले खुल चुके हैं, अब आयुर्वेद के संस्थान खोले जा रहे हैं। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ एक बड़े कदम उठाए गए हैं। अभी एक और खास चीज मनोज जी की एक खनन कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ अभी तक नक्सल मुक्त था, नक्सलवाद था, लेकिन अब मुक्त हो रहा है। एक डेडलाइन भी तय की सरकार ने, 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह नक्सल मुक्त होगा। और वहां पर एक बड़ा खनन कॉरिडोर क्या इकोनॉमी को बूस्ट करेगा छत्तीसगढ़ और देश की, क्योंकि वहां पर बहुत खनिज संपदाएं छत्तीसगढ़, ओडिशा लगे हुए राज्यों में खनन कॉरिडोर बनाने की तैयारी। मुझसे पूछा? हाँ जी मनोज जी। नहीं, खनन के लिए तो हमारा मध्य प्रदेश भी रेयर अर्थ जो हमारे यहाँ मिली है, और ये दूसरे जो मिनरल्स हैं, चूँकि जो मेजर मिनरल हैं उस पर काम होना बहुत देरी से चालू हुआ, क्योंकि नियम बदल दिए गए थे ये नई सरकार आने के बाद में एनडीए की। तो अब उस पर काम होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारा मिनरल तो एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो या मध्य प्रदेश हो, ये तो मिनरल रिच स्टेट हैं, और इस पर सिर्फ खनन और शोधन के अलावा जो शोध संस्थान है, जैसे रेयर अर्थ के लिए एक जो प्रयोगशाला है भोपाल में भी तैयार की गई है, जो इसका प्रसंस्करण करती है। और रेयर अर्थ आजकल जितने भी नए टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स हैं, हार्डवेयर है, उसमें उपयोग होता है, और पूरे विश्व में बड़ी मांग है। और सबसे ज़्यादा जो आपूर्ति है वो चाइना से ही हो पा रही है। उसके बाद में भारत के पास में ये अच्छा मौका है कि जो इस तरह के क्रिटिकल मिनरल्स हैं उस पर ध्यान दें, और जो मिनरल रिच राज्य हैं उन पे फोकस बढ़ा के उनका उत्पादन बढ़ाया जाए। इससे आर्थिक गतिविधियाँ निश्चित रूप से बढ़ेंगी और ओवरऑल जो है वो देश की स्थिति मजबूत होगी। मतलब कुल मिला के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, वो कोशिश इस बजट में की जा रही है। जेपी पाराशर जी भी हमारे साथ हैं, आर्थिक विशेषज्ञ। स्वागत है आपका पाराशर जी। कैसे देखते हैं इस बजट को? सबसे पहला रिएक्शन आपका मैं चाहूंगा इस बजट को लेकर। बजट पेश हो चुका है, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें, अलग अलग रिएक्शन हमारे मेहमानों से मिले। कोई कह रहा है 2047 का ये बजट है, उनका कहना है कि जरूरी है बजट, क्योंकि इस बजट के जरिए आज कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके दूरदर्शी परिणाम होंगे। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बजट में अभी तात्कालिक जो चीज़ें अगर हम देखते हैं तो उसमें 2-3 समस्याओं को एड्रेस किया है उन्होंने। एक ग्लोबल जो चैलेंज भारत के सामने है, अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है और अनसर्टेनिटीज है तमाम तरह की, एक उसको भी वो कहीं ना कहीं एड्रेस करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि वो उसके लिए तरीका ये है कि हम हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसको बढ़ाएं, और उन चीज़ों को आखिरकार डील करने से तो कुछ नहीं होगा ना। वही आप कास्ट पेरिटी आपको चाहिए, आपको यहाँ पर एक इकोसिस्टम चाहिए जिसमें जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो फ्लरिश कर सके, आगे बढ़ सके, एक नई चीज़ें बना सके जो दुनिया के बाज़ार की ज़रूरत है। तो हमारा जो सबसे बड़े चैलेंज है वो इस समय ये है कि हम एक्सपोर्ट फ्रंट पर हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बढ़ाना चाहते हैं। अब जो चुनौती है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी भारत में उतना बढ़ नहीं रहा, क्योंकि उस तरह का लोगों में चिंता भी है, आशंकाएं भी है, तो लोग उतना ही काम करते हैं। जब डिमांड कंजम्पशन बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, तो लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे आगे बढ़ करके। तो एक तो उस चीज़ को वो एड्रेस करते हैं जिसमें हमने देखा। दूसरा, उन्होंने कैपेक्स बढ़ाया 9%, जो पूंजीगत खर्च है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहते हैं। जब तक वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करेंगे तब तक आप कैसे एक्सपोर्टर बनेंगे उस तरह से? क्या अगर हम सप्लाई चेन बना भी लेंगे तो हमें भारत में तो माल का निर्माण करना है और उस तरह की संरचनाएं, अधोसंरचना तैयार करना पड़ेगी।
तो वो उन्होंने 12.2 लाख करोड़ कर दिया, जो काफ़ी बड़ा खर्च है एक तरह से देखा जाए। वो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी मदद करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद करेगा, हमारी जो दूसरी एंसिलरी हैं वो भी चलेंगी। तो एक उसके पीछे सोच ये है। तो आपने जो अभी उसमें कई सारी चीजें जो उन्होंने की हैं, रेलवे के कुछ 7 हाई स्पीड कॉरिडोर तैयारी, साउथ को ज्यादा जोड़ा गया, हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई। सेमीकंडक्टर के लिए जो 40,000 करोड़ रुपए का जो प्रोविजन है वो भी उसी एक्सपोर्ट से रिलेटेड है कि हम दुनिया में सेमीकंडक्टर की एक बड़ी शक्ति बनना चाहते हैं। और वो बहुत इस लिहाज से भी बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए कि जो पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया है, जो एक्सपोर्ट के आंकड़े हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का हमने बहुत अच्छा एक्सपोर्ट किया है। तो इस बार भी हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में काफ़ी, अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक का एक 10,000 करोड़ रुपए का फंड उन्होंने 40,000 करोड़ तो एक बायोफार्मा शक्ति, मेडिसिन के मामले में हम बहुत पहले भी एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा हमारा होल्ड रहा है। हाँ। तो हम इस ताकत को और बढ़ाना चाहते हैं। केमिकल का भी अगर आप देखेंगे, केमिकल पार्क्स के निर्माण जो है, अभी तक होता ये था कि जैसे बल्क ड्रग्स हम चाइना से इंपोर्ट करते थे और हमारे यहाँ पर फिर हम उसको दवाएं बना करके बाहर निर्यात करते। तो केमिकल में जो हम फर्टिलाइजर और दवाओं के लिए जो चीन पर निर्भरता है उसको भी हम कम कर पाएंगे। तो ऐसा जी, एक और मेरा जो सवाल यहाँ पर ये है कि हम देख रहे हैं डिफेंस सेक्टर में अब तक जो 2015-16 से लेकर 2025 तक में पहले 2.25 लाख करोड़ बजट हुआ करता था, वित्त बजट से निकाला जाता था, फिर वो 6.25 लाख करोड़ से ऊपर चला गया 2025 तक। अब क्या डिफेंस में, क्योंकि हमने बीते साल ऑपरेशन सिंदूर देखा, एक नई पीढ़ी ने नया युद्ध देखा कि ऐसा युद्ध होता है, और जब वो युद्ध होता है तो एक दिन में आपका कितने का बजट खर्च हो जाता है आप सोच भी नहीं सकते। क्या उसके बाद इस बजट में डिफेंस को लेकर और खास तौर पर जो एक बड़ी चीज टैरिफ के बाद, उससे उभरने के लिए क्या कुछ खास दिख रहा है? डिफेंस और टैरिफ। डिफेंस हमारे लिए काफ़ी अच्छा सेक्टर साबित हुआ। पिछले अगर आप 2-3 सालों के आंकड़े उठा करके देखें तो हम एक्सपोर्टर बने, जो हम नेट इंपोर्टर हुआ करते थे, और हम बहुत कम लागत पर बनाने वाले कंट्रीज में से हैं। तो हम बहुत सारे लोगों के मार्केट जो है वो बहुत सी चीज़ों में रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे पास में टेक्निकल मैन पावर है, 4-5 लाख जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हम निकालते हैं। चूंकि अभी जैसा जिक्र चल रहा था कि AI और ML का ज़माना है, नई टेक्नोलॉजीज, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसके लिए तैयार अगर भारत स्किलिंग करता है और हम डिफेंस में भी मैन्युफैक्चरिंग का बेस तैयार कर लेते हैं, तो न केवल हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक ज़रूरतें हैं, भू सामरिक जो ज़रूरतें हैं कि हमारा चीन से भी तनाव है, पाकिस्तान से भी तनाव है, इधर बांग्लादेश को भी अनस्टेबल कर रखा है, उधर ईरान में भी अस्थिरता है। तो ये जो पूरी दुनिया में एक किस्म की जो इनस्टेबिलिटी है, इसको देखते हुए भारत एक, वैसे भी अगर आप जो ग्लोबल इंडेक्स देखेंगे मिलिट्री पावर का, हाँ। तो भारत आज जो 3-4 नंबर की पावर है, कई मामलों में हम 3 नंबर की पावर है, कई मामलों में 4 नंबर। और डिफेंस में बजट भी हमारा दुनिया में बड़ा है, 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा बजट हमारा निकलता है। ये बजट इस लिहाज से कई दुनिया के देशों के मुकाबले ज्यादा वो ठीक है कि ये हम कम लागत पर मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं। हम बुलेट्स, बहुत अच्छी मशीन गन बनाने लगे हैं अभी, और जो मिलिट्री के इक्विपमेंट हम जूते तक बाहर से मंगाते थे, ये मतलब हमारी डिफेंस की स्थिति थी। तो इसमें बहुत बदलाव आया है, और मैं सोचता हूँ कि जो डिफेंस है वो भारत को अगर एक सुपर पावर बनना है अगले कुछ वर्षों में, जो कि भारत जैसी बड़ी आबादी के लिए बहुत करिश्मा होगा, तो मतलब हमें बहुत जरूरी है। एक बड़ा बदलाव तो किसे कह सकते हैं, पहले का दौर था जब राशन तक बाहर से मंगाना पड़ा आज़ादी के बाद से, और आज जाकर जब हम डिफेंस की चीज़ें बाहर से मंगा रहे थे, खुद बनाने पाए, तो ये समृद्धि है जो हुई है 75 सालों में। आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हमारे देश ने मनाया है। लौटता हूँ, प्रदीप जी भी इंतजार कर रहे हैं। प्रदीप जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक मेरी? मेरी आवाज़ आ रही है? स्वागत है आपका प्रदीप जी। एक बजट पेश किया, आम बजट, कुछ खास इससे बताया जा रहा है, लेकिन आम आदमी से दूरी भी कही जा रही है। हमारे अर्थशास्त्री अभी बैठे थे बहुत सारे, उनसे मैंने चर्चा की, कुछ मिला जुला इसे बजट मान रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल पे और आपके दर्शकों को प्रणाम, आपके वक्ताओं को प्रणाम। मैं जब ज्वाइन किया उस समय आदरणीय जी पराशर जी बोल रहे थे, तो उनके कार्यालय के आर्थिक विशेषज्ञ,
तो अगर प्रोफेसर ने जो बात बताई उसी को मैं आगे लेके चलूंगा। देखिए वर्तमान जो वैश्विक स्थिति है, जिस और ये विश्व इस समय देख रहा है, उसको ध्यान में रख करके हमारे यहाँ चाहे कि भारतीय चाहे किसी भी वैश्विक कोटे में पहुंच जाए, हमारी एक आदत बहुत ही स्मार्ट होती है बचत करने की। तो वो बचत करना जो हमारे डीएनए में है, उसको अगर ध्यान में रख करके हम आगे बढ़े तो हम आने वाले 3, 4, 5 वर्षों के बाद हमारे देश की और हमारी जनसंख्या की जो स्थिति होगी उसको ध्यान में रख करके आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए ये बजट बनाया गया है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विश्व विशेषज्ञ या कोई भी बहुत जानकारी रखने वाले अर्थशास्त्र विषय के जो भी लोग होंगे वो इस बात से सहमत होंगे कि वर्ष 2030 के बाद या 2035 के बाद क्या स्थितियां बदलेंगी। जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, जो हम आवागमन पे खर्च कर रहे हैं, जैसे दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, तो जो मैन पावर का शिफ्ट होता है या जो यूथ का शिफ्ट होता है, ये कितना महत्वपूर्ण है हम शायद कोविड के बाद से हम इसको और अच्छी तरह से समझने लगे हैं। तो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो तुरंत एक होता है की वजह से जादू करना या हथेली पे पौधा उगाना, ही फिर बड़ी सिंपल बात नहीं होती, इतनी बड़ी व्यवस्था है। हम जिस प्रकार की जनसंख्या है शायद बहुत सारे लोग ना समझ पाए, इसलिए हो सकता है कि कहें कि जन से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में बहुत बड़ा कदम है। प्रदीप जी, आपका विजन भी है पार्टी का 2047, क्या 2047 को लेकर ये बजट के साथ चला जा रहा है? क्या ये बहुत ज्यादा दूरी नहीं हो गई, आम आदमी से ज्यादा दूरी नहीं हो गई है? सर मैंने क्या कहा कि हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में न आए, मैं सभी को नहीं कह रहा, हाँ, लेकिन क्या हम अपने भविष्य की तैयारी नहीं करते हैं? वेस्टर्न कल्चर को तो उतना फॉलो नहीं करते, इसीलिए उसको वेस्टर्न कल्चर कहता है कि भाई आज कमाया शाम तक खर्चा कर दिया। ये तो हैंड टू माउथ वाली बात हो जाती है, लेकिन हमें थोड़ा लंबी प्लानिंग को भी सोचना चाहिए। और हम लोग बीते 20 वर्षों में, आप 2001 के बाद से अब देखें तो रेलवे की क्या स्थिति है या सड़कों की क्या स्थिति है। हमारी सरकार रही है तो हमने अटल जी की सरकार में गोल्डन फंड योजना बना था, चारों कोणों को जोड़ने की व्यवस्था थी। इस समय हम हाईवे को काफी, सभी लोग भले स्वीकार न करें खासकर के विपक्षी दल, लेकिन हाईवे पे चलने पर उनको शिकायत हो सकती है कि हो सकता है उनको लगे टोल ज्यादा है, 1 किलोमीटर में ज्यादा लग रहा है, लेकिन वो टोल आज उपलब्ध है तभी आप सड़क से निकल पा रहे हैं। तो वो केवल एक तरफ मध्यम वर्ग नहीं, निचले वर्ग के लोगों को भी ध्यान में रख करके चीजें हैं कि आखिर लेबर का ट्रांजेक्शन, भाई काम आदमी तैयार हो रहे हैं, इतने सारे इंजीनियर हर तैयार होते हैं, अगर ट्रांजेक्शन ठीक से नहीं होगा तो उनके काम के लिए बाजार कहाँ से मिलेंगे? तो ये सारी चीजें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रख के की गई है, अल्टीमेटली मिडिल हायर क्लास, मिडिल क्लास या लोअर क्लास, अब जो भी कहा, समाज में रहने वाला हर व्यक्ति उससे प्रभावित होता है सरकार की नीतियों से, रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सरकार हो। तो हमारी सरकार ने जो ये बजट प्रस्तुत किया है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। संयोग साहब से आपने कहा कि क्या आम आदमी से दूर चला गया है, अल्टीमेटली सबको इफेक्ट होता है, समाज का हर व्यक्ति जो है सरकार की नीतियों और ये वर्तमान बजट से जो है प्रभावित होगा। चलिए, दूरगामी इसके परिणाम जरूर आएंगे। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, ये दूरदर्शी बजट कहा जा रहा है, 2047 के विजन को लेकर तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में इसके आप परिणाम नहीं देख पा रहे हो शायद, लेकिन भविष्य के इसके बहुत अच्छे परिणाम है, ये बीजेपी कह रही है। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले रिएक्शन आपका इस बजट को लेकर। जब आदमी को जो है नजदीक में आग दिख रही हो तो पानी के सपने जो है 10,000 मील दूर पे दिखाए जाते हैं, वही कर रही बीजेपी। अभी बजट जिस तरह से, बजट के आते ही जिस तरह से मार्केट क्रैश हुआ है, वो अपने आप में सारी कहानी कह रहा है। और झूठे आंकड़े और झूठी जो है सांख्यिकी के माध्यम से आप देश को कब तक गुमराह बनाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे। मध्य प्रदेश, अभी मैं आपको बता देता हूं कि पिछले 2 बजटों में 1 लाख करोड़ रुपए का बजट था अर्बन डेवलपमेंट के लिए, और सरकार को जो है अपनी स्मार्ट सिटी योजनाएं वापस लेनी पड़ी। तो आप जो है कागज में और फिगर्स में कुछ भी दिखाते रहिए, आप करते क्या है? शिक्षा का बजट हर साल बढ़ रहा है, ये तमाशा दिखाया जा रहा है। और 1 लाख स्कूल बंद कर दिए केंद्र सरकार ने, 1 लाख स्कूल। और जो है आज जो सबसे बड़ी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जहां से मिलती थी सेंट्रल स्कूल से, केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से, वहां पर जो है करीब 8 से 9 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। वहां पर जो है अभी अतिथि शिक्षकों के माध्यम से काम चलाया जा रहा है। तो देश की जो मौलिक जरूरतें हैं, जहां पर बजट का प्रभाव दिखना चाहिए, उनको जो है गर्दन पे तलवार रख के कह रहे हो कि वो आगे देखो अपन को स्वर्ग मिलने वाला है।
ये जो है ये उल्लू बनाने की बातें बंद होनी चाहिए। आज प्रदेश को, आज देश को क्या मिला है, ये स्पष्ट आज की बात होनी चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बातें हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, भ्रष्टाचार कितना भयंकर भूपेंद्र जी, है। कहा जा रहा है कि 15 एक दिन तरह में से ये ऐसे 15 इलेक्ट्रॉनिक दिन बाद जो मैन्युफैक्चरिंग है, सेक्टर में 40,000 करोड़, बायोफार्मा में 10,000 करोड़ कुछ बड़े निकाले जा रहे हैं निवेश के लिए, सेमीकंडक्टर में 40,000 करोड़ निकाला जा रहा है। ये कुछ बड़ी उपलब्धियां जिससे कहा जा रहा है, इससे रोजगार भविष्य में बढ़ेंगे। क्या कांग्रेस ये उपलब्धि मानती है? मैं अपनी बात बोलूं या ये बीच में डिस्टर्ब करेंगे? कौन बोल रहा है? मैं ही बोल रहा हूं, मेरा सवाल है, मैं आपसे सवाल कर रहा था। मेरा सवाल है कि कुछ यहाँ सेमीकंडक्टर में 40,000 करोड़ का निवेश होगा, इसके बाद कहा जा रहा है कि बायोफार्मा में 10,000 करोड़, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 40,000 करोड़, तो इससे कुछ एक तरह से मानते हैं निवेश के लिए, या ये बजट एलोकेशन जो किया गया है इसको? ये बजट वास्तव में वहां जाएगा कि नहीं जाएगा कैसे मालूम? मैंने आपको बताया 1 लाख करोड़ रुपया अर्बन डेवलपमेंट। आज स्थिति क्या है आप बताइए? स्मार्ट सिटी योजना क्यों बंद हो गई, जो सस्टेनेबिलिटी के लिए बनाई गई थी? सरकार जो है खुद कोलैप्स हो रही है और जो है सपने दिखा रही है अपने आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। सेमीकंडक्टर में जो है भारत में इन्वेस्टमेंट हो रहा है 1976 से 75 से, जब चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। क्या किया इनने 11 साल में? आज जो है केवल कहानी पढ़ने और रात में 2-3 इंडस्ट्री आई हैं। आप जो है सेमीकंडक्टर में, जब हम दुनिया से 20 साल पिछड़ गए हैं, 25 साल पिछड़ गए हैं, तब आप सेमीकंडक्टर के ख्वाब दिखा रहे हैं। आज जो है जब हमारे पास जो है, जब दुनिया ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया रेयर अर्थ सप्लाई करने के लिए, तब हम कह रहे हैं कि हम रेयर अर्थ पे पैसा खर्च करेंगे। अभी तक आप क्या कर रहे थे? आपकी 11 चलिए, मैं साल की आपके सरकार सवालों हो का गई कुछ है। जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ जेपी पाराशर जी बने हुए आर्थिक विशेषज्ञ हैं। पाराशर जी, एक तरह से हम समझ रहे हैं कि भविष्य का बजट है, और भूपेंद्र जी जो बता रहे हैं कि ये सब पहले हो जाना था, बहुत देरी हो रही है। कैसे समझें आज के इस बजट को? भविष्य कहाँ से बचेगा? वर्तमान की कब्र खोद। भूपेंद्र जी, मैं आता हूं आपके पास। जेपी पाराशर जी जुड़े हुए, इनसे जवाब ले लेता हूं, फिर लौटता हूं आपके पास। जी पाराशर जी। भाई, भूपेंद्र जी बहुत जानकार विद्वान आदमी हैं। मैं भूपेंद्र जी के ऊपर कोई सीधे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं बजट पे बात करता हूँ। बजट के जो आंकड़े हैं, बजट का जो टेक्स्ट है, उस पर अपन बात करते हैं कि सरकार का इंटेंट क्या है। इस बजट में जो दिखाई पड़ता है वो ये है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है इसको मजबूत किया जाए, और दूसरे ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करके बुनियादी जो ढांचा है, क्योंकि जैसे इनकम टैक्स में भी आपने देखा होगा कि जो टैक्स को रिलेटेड मैटर्स हैं उनमें उन्होंने कई बातें, जैसे अकाउंटेंट बुक्स वगैरह को पहले क्रिमिनलाइज किया हुआ था कि उसमें अगर कोई चूक हो जाती थी तो वो क्रिमिनल ऑफेंस बनता था, इसमें डीक्रिमिनलाइज किया गया है। दूसरे कई जो केस हैं उनमें भी जैसे 2 साल तक की जो सज़ा थी, अधिकतम सज़ा है, वो उसको अदालत अब अगर उसमें बदल सकती है, पेनल्टी में बदल सकती है। तो ऐसे इसमें कुल मिलाकर के एक बड़ा इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है किसी भी देश को, जब वो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ताकत बनना चाहता है, बड़ा कोई आर्थिक ताकत बनना चाहता है। तो उस एक मतलब यानी आप देखें कि उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में, पूरे पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है। तो इसमें क्या है, सरकार एक तरफ स्किलिंग करना चाहती है, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना चाहती है, और तीसरा जो इस बजट में दिखाई पड़ता है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहती है। अब इंटेंट फिलहाल ये है। तो अगर हम इस बात पर करें और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे 2014-15 में आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार कर रही थी वो 2 लाख करोड़ रुपए का था। आज वो अभी इस बजट में 12.2 लाख करोड़ का है। तो अब एक जो महत्वपूर्ण चीज उन्होंने की है कि अब सवाल ये उठेगा कि भाई आपका जो डेट है वो बढ़ रहा है जीडीपी के मुकाबले। तो वो 56.1 था पिछले अभी मार्च में। अब वो उन्होंने घटाने का लक्ष्य शुरू किया है, और ये एक बड़ी अच्छा संकेत है, खास करके बाहरी निवेशकों के लिए, कि वो पैसा लगाएं, इस अर्थव्यवस्था में विश्वास व्यक्त करें। तो उन्होंने और 2031 तक इसको 50% पर लाने का लक्ष्य रखा है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें सरकार के इस इंटेंट को बताती हैं कि हम
जो चीजें करने की जरूरत है जॉब के लिए, अगर जैसे जॉब आपको ज्यादा छोटा सा मेरा सवाल और है पाराशर जी यहाँ पर कि शहरीकरण पर फोकस किया जा रहा है, कुछ शहरों को चिन्हित करने की बात की जा रही है जिसमें टियर 2 टियर 3 सिटी को कहा जा रहा है कि उनके लिए कुछ बजट एलोकेट किया गया है। हाँ, और वो बजट निकाल के उन शहरों के विकास के लिए, क्या ये स्मार्ट सिटी जैसे कदम ही है? क्योंकि स्मार्ट सिटी के क्या हाल हैं जमीन पर हम देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है। हर राज्य के अंदर स्मार्ट सिटी निकाली गई थी, वही भूपेंद्र जी जिक्र कर रहे थे, वही मेरा सवाल अभी फिर से वही शहरीकरण पर फोकस है। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स बनाने का इसमें एक प्रोविजन है, 5000 करोड़ का कुछ उन्होंने प्रोविजन किया। हालांकि ये बहुत ही छोटा प्रोविजन है देखा जाए, मतलब हमारे यहाँ जिस तरह के शहर है, उनका जो साइज है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, हम हर शहर में एक जैसी समस्याओं को देखते हैं, तो वो समस्याएं जो हैं वो बहुत विहंगम, बड़ी है, बहुत व्यापक है। तो उन समस्याओं को एड्रेस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप आगे चल करके ये देखा गया है, चीन ने चूंकि ये इस चीज को काफी एग्जीक्यूट किया, पर चीन ऐसा कर सकता था, वो एक अथॉरिटेरियन रिजीम है, शासन व्यवस्था है, तो वो लोग ऐसा बलपूर्वक कर सकते थे, हम नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजों को नहीं कर सकते। जैसे हम स्लम्स को एकदम हटाया नहीं जा सकता शहरों से, उनको बेहतर सुविधाएं देने के लिए आप अच्छे मकान लेकर के भी शिफ्ट करना बहुत आसान नहीं है। तो पीएम आवास भी चल रहा है, लेकिन वो भी ये कि अब वो उसमें बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है। बहुत सारी समस्याएं इस तरह की एग्जीक्यूशन में है, लेकिन यह है कि जो बड़े शहर हैं उनको इकोनॉमिक सेंटर से, ग्रोथ सेंटर से अगर हम जोड़ते हैं तो वो बड़ा फायदेमंद होता है। बड़े शहरों में आपको कम जगह पर डेंस पॉपुलेशन होती है, वहां ज्यादा सुविधाएं आप ज्यादा लोगों को दे सकते हैं। तो एक कोशिश की जा रही है इस बजट में शहरीकरण की, शहरों के विकास की। और भूपेंद्र जी, मेरा अंतिम सवाल, क्या अपेक्षा रखनी चाहिए थी आम आदमी को इस बजट से? बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे। अब क्या अपेक्षाकृत ये बजट आम आदमी के नजरिए से कांग्रेस सोचती है? भूपेंद्र गुप्ता जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद संपर्क नहीं हो रहा है, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रदीप जी, बिल्कुल अपनी बात रखिएगा। अब सर, भूपेंद्र जी लगभग सही बात हो गया, तो लेकिन अगर मेरी आवाज सुन सके तो उन्होंने एक जिक्र किया, मैं कोई पुरानी बात नहीं उठा रहा, 1975 में उन्होंने क्लिनिकल नीचे चंडीगढ़ में बनवाया और हमारी सरकार 14 में आई, तो 75 से 14 तक उन्होंने क्या विकास किया, इसका प्रश्न का उनको नैतिक अधिकार है, हम तो प्रश्न पूछने का। निश्चित तौर से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो विपक्ष में है इस समय, उनको सरकार की कोई भी चीजें पसंद न आना ये सत्य है। विपक्ष में बैठे दलों को कुछ भी सरकार को पसंद नहीं आता है। प्रदीप जी, उनका कहना है कि बजट तो आता है लेकिन उसकी वादे जो किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते। उनका सबसे बड़ा सवाल एक ही था कि वादे पूरे नहीं होते, बजट एलोकेट तो हो गया, क्या वो जाएगा कि नहीं जाएगा? आरोप यही है कांग्रेस का। कांग्रेस का इंस्पेक्टर राज, तो उससे कम से कम अभी आप ये नहीं कर सकते वर्तमान व्यवस्था में कि इंस्पेक्टर राज है, बहुत ज्यादा लिबरलाइजेशन हुआ है। 1991 में उन्हीं की सरकारों में ये शुरू हुआ था, तो 75 से 91 तक की ही बात बता दें कितना सेमीकंडक्टर बना था। बहरहाल देखिए, विपक्ष है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको कुछ पसंद नहीं आएगा। लेकिन मैं आज के आपके कार्यक्रम में कहना चाहूंगा कि जो पहले एलीट हुआ करती थी या केवल एलीट के लिए उपलब्ध थी, आज वो सभी के लिए उपलब्ध है। अब उसकी देरी कितनी होती है, विपक्ष को वो देरी बहुत ज्यादा दिखाई देती है, और जो सत्ता पक्ष होता है वो तो उसे प्रेरित करता ही है। समय कम है, खत्म के और समय है। मैं भूपेंद्र जी, आप आवाज पहुंच रही है? भूपेंद्र जी आप तक? जी पहुंच रही। बिल्कुल, मेरा एक छोटा सा सवाल और छोटा जवाब आपसे चाहूंगा कि क्या समझे आम आदमी इस बजट के बाद? विपक्ष के नजरिए से आप क्या कुछ कहेंगे? एक अंतिम जवाब आपसे चाहता हूं, क्या नहीं मानती कांग्रेस? 10 में से कितने अंक यदि आप देंगे तो? नहीं, 10 में से तो इसमें एक अंक भी नहीं मिलेगा। ये तो अभी तक का जितने बजट जो है मोदी सरकार ने पेश किए हैं उसमें जो है सबसे खराब बजट है, और इसका तत्काल प्रभाव अभी दिख गया है। मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। अभी पाराशर जी ने बहुत सारी बातें की, और उन बातों में एक वो अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से वो सही बात कर रहे हैं, लेकिन जो है जो धरातल पर चीजें हैं वो तो बोगस है। आप देखिए, सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी मध्य प्रदेश में तो इंदौर है ना, वहां पर पीने के पानी उपलब्ध नहीं है, उसमें मौतें हो रही लोगों से, 31 लोग मर चुके हैं वहां पर। आज जो है किसी भी शहर में, भोपाल शहर में अभी हालात ये है कि नाली में से पानी निकाल के सूंघ के कह रही है यहाँ की नगर निगम के पानी अच्छा है। ये जो है सारे आपके मीडिया दिखा रहा है ये सारी चीजें। तो ये जो है केवल सपने दिखाना, झूठ बोलना, और जो है पैसे की डाइवर्सिफिकेशन करना, जो जिस बजट जिस चीज के लिए रखा जाता है उस पर खर्च ही नहीं हो रहा है। इसको एप्रोप्रिएशन के माध्यम से जो है, जहां पर लूट के संसाधन है, जहां पर जो है कमीशन खोरी है, वहां पर पैसा डाइवर्ट
हो जाता है। चलिए, तो एक आदिवासी ज्वलन मक्के भी समस्या पैसे की जो और है आपने दूसरे कामों में इशारा किया है। समय बहुत कम है भूपेंद्र जी, माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन वही है कि जमीनी स्तर पर क्या कुछ हालात है उससे जोड़कर विपक्ष इस वक्त देख रहा है, और उसी नाते भूपेंद्र जी ने 10 में से एक भी अंक शायद नहीं दिया इस बजट को। वक्त इतना ही था, शुक्रिया अदा करूंगा। प्रदीप जी माफी चाहूंगा, वक्त इतना ही था। प्रदीप जी शुक्रिया, भूपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जेपी पाराशर जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आम बजट पेश किया गया है, लेकिन बहुत खास इसे अर्थशास्त्री बता रहे हैं, मिले जुले रिएक्शन से कह सकते हैं। कुछ कहा जा रहा है 2047 के जो विजन लेकर हर राज्य में देश के अंदर बीजेपी चल रही है, बीजेपी की सरकार है, तो उस हिसाब से बहुत फोकस्ड है, रोजगार के अवसर आगे सृजित होंगे। आज के दिन क्या कुछ खास दिख रहा है वो अभी शायद इतने दूरगामी परिणाम है, एक दिन में सब कुछ नजर नहीं आएगा, धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। लेकिन देश का आम बजट आ चुका है, कुछ इसे आम मान रहे हैं तो कुछ इसे खास मान रहे हैं।